वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम वरुण अग्रवाल एंड दिस इज योर चैनल मंत्र ऑफ द बायोलॉजी। देखिए, आज के लेक्चर शुरू करने से पहले एक बेसिक सा एक बेसिक सजेशन और एक डिस्कशन है आपके साथ में। आपको पता है कि कोविड 19 की जो वेव 2 है, मतलब जो दूसरी लहर है, वो लगातार इंडिया के हर एक जोन को कंटामिनेटेड कर रह चुकी है। मतलब इतना स्प्रेडली फैल रही है, तो शायद उस पर भी कंट्रोल करना भी मुश्किल हो पा रहा है। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, अगर हम जानते हैं कि इन चीज़ों के लिए आप किसी सोलोली एक प्रॉपर तरीके से कि गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के भी हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है। ओके, वो अभी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ही थोड़ा-सा डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहना चाहिए, और जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, हमें पता है कि इसमें लगातार कई बार ज़्यादा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने से बिल्कुल घर में हम जब लॉक रह जाते हैं, तो फिर इकोनॉमी पर और हमारी अर्निंग पे फ़र्क पड़ता है, जो पूरा घर चलाने में फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप बिलीव कीजिए, ये एक तरह की मान के चलिए, एक तरह का ये ऐसा टाइम है जिसको हमें डिसिप्लिन से निकालना ही होगा। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी डिसिप्लिन में आएँगे, उतना ही जल्दी आप अपने नॉर्मल वर्क में रेगुलर हो पाएँगे। अदरवाइज़ वो टाइम फिर वही रिपीट होगा, फिर इकोनॉमी डाउन जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए जितना बेटर होगा, जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ लें, मान लें, उतना जल्दी हमारी लाइफ दोबारा से ट्रैक पर आएगी। ठीक है? तो चलिए, ध्यान रखिए, और जित पॉसिबली अपने हर जो कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, घर पे ही सेफ रहिए, घर में आप सेफ हो। ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए, एक चीज़ और, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमें 2 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ये 2 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, तो हम अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, उसके तो पढ़ते जाइए। कितना पढ़ेंगे? तो वो निट की एक बाउंड्री होती है, और वो बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं हम पुराने क्वेश्चंस के पैटर्न को देखकर। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, अदर टॉपिक को समझने का टाइम नहीं मिलता, और वो अपने उसी टॉपिक को रीड कर करके और उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिमाग में भर लेते हैं कि शायद फिर से कोई पॉसिबली क्वेश्चंस नहीं आते। फिर हमें वो चीज़ें टफ लगने लगती हैं। तो वो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमारे लिए रिक्वायर्ड है पढ़ना, और क्या नहीं है रिक्वायर्ड। ओके? तो हमने अपना हमारा जो पूरा मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, उन्हीं आपके प्रिपेयर किया है कि ये जो आपके निट के अकॉर्डिंग है। इसलिए मैं बीच-बीच में आपको क्वेश्चन्स भी सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ओके? तो ध्यान रखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑलवेज़ दे नीड अ परफेक्शन, और परफेक्शन कब आता है? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस जभी कर पाओगे जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे। पहले अच्छे से समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा परफेक्शन आपके पेपर में आएगी। ओके? चलिए, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके, हमने जो कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि किसमें क्या प्रेज़ेंट रहता है, किसमें क्या प्रेज़ेंट नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ध्यान रखना, ऐसे जिनके अंदर एग्ज़ाम्पल्स आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज़्मा। बाय द वे, अब ये बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज़्मा के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट रहती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट उसमें नहीं रहती है, फ़ॉल्स न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल एसेंशियली प्रेज़ेंट रहेगा, सेल मेम्ब्रेन भी सेल वॉल, देखिए सेल वॉल का अगर हम बात करें, एक चीज़ और, बैक्टीरिया और बीजी में तो सेल वॉल कंपल्सरी प्रेजेंट रहती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं आपको। इसमें कोलेस्ट्रॉल की 3 लेयर होती है, ट्राई लेयर्ड कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहती है। सेल मेम्ब्रेन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। राइबोसोम होते हैं इसके अंदर एज ए सेल ऑर्गेनल, इसके अंदर राइबोसोम के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, और साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अलावा इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म होता है, और इनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, डीएनए के फॉर्म में।
फिर यूकेरियोटिक सेल्स में ध्यान रखना, आप यूकेरियोटिक सेल्स में माइकोप्लाज्मा, बीजी और बैक्टीरिया को हटा दीजिए, अब जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर बचते हैं वो सब आते हैं यूकेरियोटिक में। अब यूकेरियोटिक दो टाइप से हो सकता है, वन इज यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। यूकेरियोटिक में दोनों आ सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर आता है। अब लाइक अमीबा, यूग्लिना, डेस्मिड, डायटम्स, ओके, एंड पैरामीशियम, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? स्लाइम मोल्ड, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे एग्जांपल हैं यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर के। अब लाइक क्या कुछ एल्गीज ऐसी मल्टीसेलुलर एल्गीज हैं, इसके अलावा फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, वो किसके एग्जांपल है? वो मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? लाइक मोर देन वन सेल्स होती है। क्लियर हो गया? तो ये यूकेरियोटिक सेल्स में आता है। यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ट्रू न्यूक्लियस होगा तो मींस ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अब आपको वही होगा कि मेम्ब्रेन ना होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कि वो एक प्रोकैरियोटिक हो गया, एक यूकेरियोटिक हो गया। पढ़ेंगे इसके बारे में कि मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है। फिर दूसरा, इसके अंदर सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, डेस्मिड के अंदर होती है, कुछ एल्गीज होती है उनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन फंगस में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्रोटोजोआ, अमीबा में सेल वॉल नहीं होती, पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं यूकेरियोटिक के जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन तो एसेंशियली प्रेजेंट ही होगी। फिर इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ईआर है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, पेरोक्सोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं और अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि मेन सेलुलर एक्टिविटीज में होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 80% ऑफ एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जहाँ पर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सेल की, फॉर एग्जांपल ये सेल है, अगर आप उसके सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि मॉर्फोलॉजी क्यों जरूरी है, कि अगर जितना ज़्यादा हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, उसकी आउटर शेप के बारे में जानेंगे, तो हमें ये आइडिया लग जाता है बाहर से देखकर कि वो कैसा हो सकता है। तो इनकी जब भी आप कभी मेडिकल में रिसर्च में जाएंगे तो वहाँ पर उसकी आउटर शेप को भी जानना बहुत जरूरी है अच्छे से। ओके, वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमने बैक्टीरिया देखा था, बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, यूकेरियोटिक सेल्स का साइज कितना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज कितना होता है, माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, वायरस का साइज कितना होता है, लॉन्गेस्ट एक ह्यूमन सेल्स का साइज कितना होता है, लार्जेस्ट सेल यूकेरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, सेल वॉल सॉरी लाइक बैक्टीरिया विद द सेल वॉल का सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद द सेल वॉल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट अ सेल वॉल कौन सा है। ठीक है, वायरस का साइज कितना है, यूनिसेलुलर प्लांट का साइज कितना है। वह हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे और सबके साइज के बारे में देखा। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना है, अगर ह्यूमन आरबीसी का साइज कम या ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पढ़ा था। नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो कि नीट 2015 में आया है। ओके, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, देखिए ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, देखिए ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एब्सेंट होता है आपका एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। इसका मतलब है कि आपको जो चारों आंसर है उस चारों आंसर्स में से एक आंसर को फाइंड आउट करना है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से खास बात क्या है कि सही आंसर आपके सामने ही होता है, बट आपकी नजर होनी चाहिए उस सही आंसर को देखने के लिए, और वो नजर जब ही आती है जब हम चीजों की बेहतर प्रैक्टिस होती है। तो ट्रू न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने ही 4 एग्जांपल्स है, मतलब आपको प्रोकैरियोटिक आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सी बात है। देखिए एनाबीना क्या होता है, अब हम हो सकता है कि आपको नहीं आइडिया हो ये क्या, वॉल्वेक्स क्या है, वाउचेरिया क्या है, म्यूकर क्या है, एनाबीना क्या है, हमें नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखिए। देखिए एनाबीना जो है वो साइनोबैक्टीरिया का ही एक एग्जाम्पल है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का ही एक एग्जाम्पल होता है एनाबीना। म्यूकर एक फंगस है, और फंगस मैंने बताया था यूकेरियोटिक होती है। वाउचेरिया एल्गी है, यूकेरियोटिक होती है। वॉल्वेक्स एल्गी है, यूकेरियोटिक होती है। तो बचा क्या एग्जांपल वाली, एनाबीना। तो एनाबीना क्या आएगा इसका राइट आंसर है, क्योंकि एनाबीना साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं, और वो किस में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर? चलिए अब कुछ बैक्टीरिया सेल्स के बारे में, कुछ शेप के बारे में और स्टडी करनी है हमें, कि देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 डिफरेंट शेप के सेल्स हैं, जैसे कि एक गोले जैसा है, ठीक है, एक सर्कल शेप में है, एक रोड जैसा है, एक स्पायरुला मतलब स्नैक जैसा है, एक कोमा शेप जैसा है। देखिए वैरायटी ऑफ सेल्स है। अब तो क्या होता है हम उसको देख के समझ सकते हैं कि लाइक कौन सा क्या होगा। ठीक है, जैसे
जो आपका लाइक स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब उसको हम कोकाई कहते हैं। जो रोड शेप में होता है उसको बेसिलस कहते हैं। जो लाइक आपके स्नेक शेप में होता है उसको स्पारुलम कहते हैं, और जो कोमा शेप में होता है उसको विब्रियो कहते हैं। तो ऐसे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। क्लियर हो गया? तो अब हम कब स्टडी करेंगे वन बाय वन कि रोड शेप बैक्टीरिया के बारे में हम वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है? देखिए, आपका जैसे कि रोड शेप बैक्टीरिया है या स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है या फिर स्नैक शेप बैक्टीरिया है या फिर आपका कोई दूसरा लाइक आपका कोमा शेप बैक्टीरिया है, ये सबके अपने अपने यूनिक प्रॉपर्टी होती है उनके दिखने की। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है और इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोड शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो देखिए, रोड देखेंगे आप, एक रोड मतलब बड़ा सा एक लंबा सा एक रोड होता है। जैसे एक रोड हो गई, बड़ी सी एक स्ट्रक्चर हो गया, लंबा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये होता है, इसको कहते हैं मोनोबेसिलस, अगर एक सिंगल रोड है तो। अगर आपकी दो रोड है तो इसको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलस, ठीक है? और अगर तीन रोड एक साथ जुड़ी हुई है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। देखिए, मोनोबेसिलस सिंगल रोड, डिप्लोबेसिलस डबल रोड, स्ट्रेप्टो मतलब मोर देन टू, स्ट्रेप्टोबेसिलस। एग्जांपल के लिए क्या आता है, बेसिलस थुरेंजिस जो कि स्ट्रेप्टोबेसिलस होता है। और बेसिकली ये मैंने एग्जांपल, देखिए आपके बुक में नहीं है बट मैंने एग्जांपल इसलिए पुट कर दिया है क्योंकि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और ये 12th क्लास में एग्जांपल आएगा। बट फॉर समराइजेशन मैंने आपको यहीं पे इसलिए डाला है ताकि आपको ये पता हो कि बेसिलस थुरेंजिस स्ट्रेप्टोबेसिलस का एग्जांपल है। ये काम क्या करता है, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट में डिजीज प्रोड्यूस करके इंसेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो आपने सुना होगा बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन जो होता है, बीटी इसकी जीन को निकालकर हम कॉटन में डाल देते हैं जिससे कॉटन खुद एक पेस्टिसाइड प्लांट की तरह काम करता है। तो बेसिलस थुरेंजिस स्ट्रेप्टोबेसिलस का एग्जांपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज बेसिलस थुरेंजिस के बारे में। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस आपको पता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये बेसिकली कर्ड में पाए जाने वाला एक कर्ड में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, क्योंकि वो भी रोड शेप होता है, ओके, जो कि मोनोबैसिलस का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम पढ़ते हैं कोकाई शेप। अगर एक सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मोनोकोकस, ठीक है? अब बताइए, डबल है तो क्या होगा? अगर डबल है तो क्या होगा? जैसे वहां पे डिप्लोबैसिलस था, यहाँ पे डिप्लोकोकस हो गया, ठीक है? अगर मान के चलो तीन है तो होता है, हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस था या स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। अगर फॉर एन एग्जांपल चार है तो टेट्राकोकस। क्लियर हो गया? अगर इसी तरीके से मान के चलो कि ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड में है तो इसको हम क्या कहते हैं, सार्सिना, ओके। और अंगूर के गुच्छे के जैसे हैं, ये अंगूर के गुच्छे के जैसे तो हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, ठीक है? तो ये कुछ नेम है, वो प्लीज ध्यान रखिएगा कि सार्सिना क्या होता है, अंगूर का जो गुच्छे जैसा होता है उसको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, ठीक है? अब आप जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे डिजीज के लिए डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन से हैं। तो जब डिजीज के लिए जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या कहते हैं, जब डिजीज के लिए हम रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया देखेंगे तो हमें देखेंगे कोई स्टेफाइलोकोकस होता है, किसी का नाम आप जैसा पढ़ेंगे स्टेफाइलो सम वैरायटी ऑफ नेम आप पढ़ेंगे वहां पर, तो आपके नाम वहां पर आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरिन्स, ठीक है? नाम आया। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरेंज, ठीक है? अब डिप्लोकोकस निमोनिया। अब ये करता है क्या है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी डाल दी है। अब आपसे पूछे स्टेफाइलोकोकस ओरेंज, फॉर एग्जांपल ये सामने आया, आपको इसको नाम देख के पता चल जाएगा कि स्टेफाइलोकोकस है, इसका मतलब इसके जो इसमें मतलब बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाते हैं, तो मतलब सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, जैसे बहुत सारे सिंगल कोकाइज मिलकर एक अंगूर के गुच्छे की तरह बनते हैं, ओके, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सा होता है, जो कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, जो कि आपका ये ऊपर का पोर्शन होता है, इसको हम यहाँ पे जो उसका अपर का पोर्शन होता है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कर सकता है, और इवन स्किन के भी इन्फेक्शन करता है। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरेंज को देख के पता चल गया। अब आता है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। अब डिप्लोकोकस न्यूमोनाई तो मतलब निमोनाई से हमें ये पता चला कि निमोनिया करता है, और ये पता चल गया कि निमोनिया डिप्लोकोकस है, मतलब इसमें दो कोकस आपस में जुड़े हुए हैं, तो डिप्लोकोकस हो गया, तो जो निमोनिया के रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है? देखा? ऐसे इसलिए मैंने यहाँ पर इनको पुट किया। कोमा शेप, कोमा में जो होते हैं जो कोमा शेप होता है उसको विब्रियो कहते हैं, ओके। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा, जो कि कोलेरा डिजीज करता है, मतलब हैजा करता है। तो विब्रियो कोलेरा को देख के पता चल गया कि अगर मान के चलो किसी के ब्लड में ऐसा कोमा शेप पता चल गया अगर, तो मतलब वो पर्सन हैज लाइक कोलेरा से इन्फेक्टेड है, ठीक है? स्पाइरुलम, मतलब स्पाइरुलम जो होता है वो स्पार मतलब सांप जैसा होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल के लिए हेलिकोबैक्टर,
ये हेलिकोबैक्टर क्या करता है, ध्यान रखना, ये पेप्टिक अल्सर्स, मतलब इंटेस्टाइन्स के अंदर अल्सर, इंटेस्टाइन के जो छाले होते हैं उनको वो पेप्टिक अल्सर्स करता है हेलिकोबैक्टर। तो हेलिकोबैक्टर जहाँ पे भी आएगा हमें पता चल जाएगा कि वो स्पाइरुलम होता है। तो मैंने इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो हर किसी शेप के साथ में डाल दिए, ताकि जब आप पढ़ो तो उनका शेप दिमाग पे रहे। इनके हिसाब से पूछे स्टेफाइलोकोकस ऑरिन्स का, अगर इन केस एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरिन्स का सेल का शेप कैसा होता है, तो यू कैन गिव योर आंसर हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसके सेल का शेप कैसा होता है, अब आप दे सकते हो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, उसका सेल का शेप कैसा होता है, आप बता सकते हो उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। लैक्टोबैसिलस उसका शेप कैसा होता है, आप बता सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डाल दिए। ओके, चलिए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फंडामेंटली सिमिलर। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जितने भी आपने पढ़े सारे प्रोकैरियोटिक थे, क्योंकि सारे बैक्टीरिया थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कॉमा शेप है, कोई गोला है, कोई रोड शेप है तो सबका कोई अंदर का काम चेंज हो गया। अंदर का काम सबका सेम है। ओके, अंदर का काम सबका सेम है, फंडामेंटली सिमिलर है। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब सब में सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सब में राइबोसोम होगा, सब में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, फंडामेंटली सिमिलर है। हाँ, बट अपनी वैरायटी ऑफ फंक्शन शो कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोकोकस न्यूमोनाई लाइक लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, मतलब अब जो लंग्स होती हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, मतलब वो लोअर रेस्पिरेटरी रीजन होता है। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिन्स है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, तो इसका ये अपना काम हो गया। विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा डिजीज होती है वो लाइक कोलेरा डिजीज है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टोबैसिलस कर्ड के अंदर होता है, ये गुड बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर इंटेस्टाइन में जाके इसको छेद कर देता है, लाइक उसमें अल्सर करता है, तो ये बैड बैक्टीरिया है। सबके फंक्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी बनावट एक है, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑल प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग ए सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ए माइकोप्लाज्मा, जिसमें मैंने बताया था ना कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, ओके, जो कि सेल मेम्ब्रेन को घेरती है, एक्सेप्ट इन ए माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा के अंदर सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसके अलावा सब में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके। अब अब देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूक्लियर, एक सिंपल एग्जांपल पता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, काफी टाइम सस्पेंस बना हुआ है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देने के लिए चारों तरफ से कवर कर लेती है। क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही डीएनए होता है जिसकी जेनेटिक हेरिडिटी होती है। अगर एक डीएनए में प्रॉब्लम आ गई तो जेनेटिकली वो आने वाली जनरेशन को भी इन्फेक्ट करेगी, ना जाने कितनी जनरेशन खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसा ना हो, इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देते हैं ताकि इस पे कोई म्यूटेशन ना हो, वरना अगर ये म्यूटेंट हो गए तो आने वाली जनरेशन भी खराब होती है ना। जो आपने पढ़ी होंगी जेनेटिक डिजीज, कोई 10th में कभी आपने तो छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा जेनेटिक डिजीज। इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन जेनेटिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देती है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब ये और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन आप सोचिए इसमें, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अगर इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बाहर आ जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए इनमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही रीजन होता है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ए बैक्टीरिया, ओके, वो बहुत जल्दी अपने आप में म्यूटेट करते हैं। मैं आपको कोरोना का एग्जांपल लेके देता हूँ। कोरोना हालांकि वायरस है, वो कोई लिविंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि सेल होगी तो न्यूक्लियस होगा, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो डीएनए होता है ना वो साइटोप्लाज्म में लाइक ऐसे एक्सपोज रहता है, तो आसानी से म्यूटेशन हो जाता है, और इसलिए वो कोरोना कितना भी तो कोरोना 2 चल रहा है, भगवान ना करे कोरोना 3 किसी को देखना पड़े। इसलिए ये रीजन होता है कि म्यूटेशन इनमें बहुत जल्दी होता है। क्लियर हो गया, okay. In genetic DNA, like in genomic DNA, okay, in a genomic DNA सिंगल या क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। अब देखिए जीनोमिक डीएनए क्या होता है, ध्यान रखना, इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं। अब क्या होता है मैं बताता हूँ होता क्या है। देखिए इसका, देखिए मान के चलो कि ये कोई बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया सेल। अब दिक्कत क्या होती है, इनका जो इनका जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर होता है, तो कुछ ऐसे होता है सर्कुलर डीएनए। अब डीएनए सर्कुलर है और तो कोई अब अगर पर्सन इसको दूर से देखेगा
तो लगेगा कि न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं था, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसका डीएनए है जो कि सर्कुलर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस सर्कुलर होता है। तो दूर से देख के ये लगेगा कि ये न्यूक्लियस ही होगा शायद, लेकिन न्यूक्लियस, इसलिए इसको फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और वो डीएनए होता है जो हमें न्यूक्लियस जैसा दिखाई देता है। और वो डीएनए क्या होता है, बाय द वे यूकेरियोटिक में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक्सपोज हो जाता है, बाहर की तरफ रहता है। ओके, दे आर लाइक ए सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम का मतलब है कि यहाँ पे एक की देखिए एक सिंगल डीएनए होता है तो उसका नाम सिंगल क्रोमोसोम। बट आपको मैं फैक्ट बताऊं तो सिंगल क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। सिंगल क्रोमोसोम एक्चुअली नहीं होता है, इसमें सिर्फ डीएनए होता है, जो कि क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के साथ। बताऊंगा हिस्टोन प्रोटीन ऐसे नए नए वर्ड आएंगे आपके सामने। अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं इसके अंदर, जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो अकेला डीएनए कैसे क्रोमोसोम बना सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर ये बनाते क्रोमोसोम बनाते। देखिए हिस्टोन प्रोटीन होता है क्या, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे जो डीएनए का साइज होता है ना एक सेल में, एक पूरा अगर हम बात करें पूरी लाइक फॉर एन एग्जांपल कि जो एक डीएनए का जो पूरा साइज होता है 2.2 मीटर होता है। एक डीएनए का साइज सोचिए 2.2 मीटर है डीएनए का साइज, हमारी बॉडी का 2.2 मीटर एक डीएनए का एक साइज है, ठीक है। आप सोचिए 2.2 मीटर एक सेल के अंदर एक डीएनए का एक साइज है। डीएनए का साइज कितना है, 2.2 मीटर। बिलीव करेंगे यूकेरियोटिक सेल का साइज कितना था, 10 से 15 माइक्रोमीटर देखा था हमने, और उसके अंदर दो 2.2 मीटर अराउंड डीएनए होता है। कैसे पॉसिबल है, छोटे बॉक्स के अंदर इतना बड़ा बॉक्स कैसे आ जाएगा। और 2.2 मीटर पूरी हमारी हाइट नहीं है, इसलिए गॉड ने क्या किया, 2.2 मीटर को स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप किया, और रैप करके इतना कंप्रेस कर दिया कि वो 10 माइक्रोमीटर के सेल में आ गया। तो वो जिसके चारों तरफ रैप किया ना वो स्टोन प्रोटीन था, ठीक है। लेकिन वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो फिर इसलिए सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो हम इसे कंसीडर कर लीजिए। मैनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, ठीक है। Okay, many bacteria have this smaller circular DNA. This smaller DNA are also called a plasmid. अब देखिए ये प्लाज्मिड क्या होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे हम प्लाज्मिड की बात करें, कई बार क्या होता है किसी बैक्टीरिया में, जो ये तो देखिए आपके सामने ये जो दिख रहा है तो मेन क्रोमोसोम है, लेकिन कभी कभी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्स्ट्रा है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा है ये। तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, क्लियर हो गया। जो कि अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल, इसका मतलब ये तो मेन डीएनए और ये एक्स्ट्रा डीएनए। अभी एक्स्ट्रा डीएनए देखिए, एक्स्ट्रा डीएनए कोई ना कोई फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी देता है, मतलब कोई ना कोई लक्षण दिखाएगा, कोई ना कोई फंक्शनली काम करेगा, जिससे बैक्टीरिया को कोई ना कोई हेल्प मिलती है। भाई खाली बड़ा बड़ा क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो, किसी में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता, लेकिन जिनके अंदर होता है उसमें कोई ना कोई एक डिफरेंट प्रॉपर्टी नजर आती है, जैसे कि एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारी एंटीबायोटिक जो आप मार्केट से लेते हो ना, वो इन प्लाज्मिड से ही बनाई जाती है। क्लियर हो गया। हम इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोटिक में कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं, ये इंक्लूजन बॉडी क्या करती हैं, जो इंक्लूजन बॉडी होती है, ये इंक्लूजन बॉडी लाइक कोई फॉस्फेट को स्टोर करती है, कोई ग्लाइकोजन को स्टोर करती है, वैरायटी ऑफ काम करती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी ये, और इस बार नेट 2020 का क्वेश्चन था इंक्लूजन बॉडी से। स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको मेसोसोम कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब ये मेसोसोम्स क्या होते हैं, देखिए ये भी हम पढ़ेंगे मेसोसोम्स क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन कई बार क्या होती है, अंदर की तरफ इनफोल्डेड हो जाती है। देखिए क्या होता है कई बार, फॉर एन एग्जांपल ये कोई सेल वॉल है, ठीक है, ये कोई सेल वॉल है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ कोई बार इनफोल्डेड हो जाती है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे सेल मेसोसोम, बताऊंगा मैं आपको। इस तरह से अंदर की तरफ इनफोल्डेड हो जाती है। अब इनफोल्डेड होने से क्या होता है, इनफोल्डेड होने से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये लाइक ये दिख रहा है आपको, इसे हम मेसोसोम कहते हैं। ओके ओके
और इन्हीं को ही मीजोसोम कहा जाता है। तो ये मीजोसोम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे इनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में ये मदद करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गन तो होता नहीं है, तो सारा का सारा काम एक ही के ऊपर आ जाता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा काम करना है तो उनको अपना एरिया बढ़ाना पड़ता है। अब एरिया बढ़ाए तो सेल से तो बाहर नहीं निकल सकते ना, तो ये अपने सेल के अंदर ही विद इन एरिया ही इनफोल्डेड हो जाते हैं, जिससे सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हम टाइप्स ऑफ मीजोसोम भी पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे डिटेल में। ओके, ये तो सिर्फ ओवरव्यू है अभी सिर्फ। अगर आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो बाहर की तरफ है, ठीक है, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। हम पढ़ेंगे कैप्सूल क्या होता है। ये आउटर लेयर होती है जो कि सेल को प्रोटेक्शन देती है। इस कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देखिए 3 लेयर हो गई। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। साइटोप्लाज्म में आपको कुछ राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड भी रहेगा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। और ये देखिए ये होता है, इतना बड़ा सारा इसमें डीएनए होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड और सर्कुलर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस जैसा, जैसे होता है ना ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड को किसको कहते हैं, रोबोट को कहते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन जैसा है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमनॉइड है, ठीक है। और जो कि एक सर्कुलर होता है। दूसरा ये देखिए लंबा सा जो निकल रहा है ना पूंछ जैसा, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियम फ्लेजेलम। फ्लेजेलम होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है फ्लेजेला। इसमें एक फ्लेजेला है तो उसमें फ्लेजेलम का, एक से ज्यादा होते हैं तो उसको फ्लेजेला कहते हैं। ओके, देखिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं कई बार बोल रहा हूँ, शायद इसमें ना हो तो प्लीज वो नोट कर लीजिएगा। ओके, बाय द वे मैंने मैक्सिमम चीजें अपने कंटेंट में इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, ठीक है। तो देखिए ये पिलाई है, और ये पिलाई क्या करती है, सरफेस से निकली हुई होती है, जो कि इसको जैसे किसी से सरफेस किसी होस्ट से अटैच्ड होना है, जिसको डिजीज प्रोड्यूस करनी है, उस पर अटैच करने में मदद करते हैं। प्लाज्मिड सबके काम आप डिटेल में देखेंगे। ओके, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। और तो प्लीज ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, चलिए सॉरी। अगर हम सेल प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स देखें तो देखेंगे सेल एनवलप इन अ मॉडिफिकेशन, कि सेल एनवलप क्या होता है और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। साइटोप्लाज्म क्या है, जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखेंगे सेल एनवलप, तो हम देखें सेल एनवलप और इस मॉडिफिकेशन अगर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इट मीन देखिए सबसे पहले आपको इन 5 चीजें देखनी है। इन 5 चीजों में सबसे पहले हम देखते हैं सेल एनवलप इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशन, तो सेल एनवलप में हम क्या क्या देखेंगे, आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल एनवलप में देखिए 4 चीजें आती हैं, सेल एनवलप में 4 चीजें आती हैं। देखिए एक काम कीजिए आप, पहले ध्यान रखिए सेल एनवलप में आती 3 चीजें ही हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा और आ जाता है। देखिए सेल एनवलप में क्या आता है, कॉमनली सेल एनवलप में क्या आता है, आउटर स्ट्रक्चर आता है जिसको हम ग्लाइकोलेक्स कहते हैं, जिसको मैं दिखाया था ना कैप्सूल आपको, वो ग्लाइकोलेक्स था। सेल वॉल आता है उसके अंदर, और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन आती है। बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें कई बार आउटर सेल मेम्ब्रेन भी एक्स्ट्रा आ जाती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ही आउटर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो सेल एनवलप में से 3 स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। सेल एनवलप मॉडिफिकेशन जिसके अंदर सरफेस अपेंडेजेस आते हैं, इस सरफेस अपेंडेजेस के अंदर क्या होता है, फ्लेजेला आता है, पिलाई आती है, फिमेब्रिज आती है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे सेल एनवलप के बारे में कि सेल एनवलप क्या होता है। तो हम हर चीज को हर एक प्रॉपर डिटेल में देखेंगे, चिंता मत कीजिए, अच्छे से तरीके से हम सब चीज कवर करेंगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, मतलब मैक्सिमम जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसका जो सेल एनवलप होता है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आउटर मोस्ट मतलब 3 लेयर होती है। मैंने आपको दिखाई दी 3 लेयर, सबसे ऊपर ग्लाइकोलेक्स होता है, उसके नीचे सेल वॉल होती है, फिर उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है जिसको हम आउटर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवलप में 4 चीजें आ जाती हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर 3 चीजें ही आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपसे ध्यान रखना एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि सेल एनवलप में 3 चीजें ही हैं, तो आप 3 चीजों पे ही क्लिक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि चौथी चीज को भी दिमाग में रख के चले और सोचें क्वेश्चन गलत आ गया। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी है, लाइक आपका कंटेंट एनसीईआरटी में ही है कि सेल एनवलप इंक्लूड 3 थिंग्स, 3 लेयर्स। ओके, सेल वॉल, फर्स्ट सॉरी ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, द 3 थिंग्स कम अंडर द सेल एनवलप। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज कीप इन योर माइंड। ये ग्राम नेगेटिव का पॉइंट अलग है, तो ये कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट ये आपको समझने के लिए है कि अगर जब हम आउटर मेम्ब्रेन पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा सेल एनवेलप में तो कॉमनली 3 चीजें ही आती हैं। फिर ध्यान रख लीजिए, ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर हम तीनों चीजों को एक साथ जोड़ दें तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव यूनिट, जिस सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, क्योंकि तीनों मिलकर क्या करती हैं, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, इसलिए हम इसको सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में देखिए क्या होता है कि सेल एनवेलप के बेसिस के ऊपर कि सेल एनवेलप जब को हम सेल एनवेलप को देखने के लिए हम जब उसमें कलर डालते हैं तो कलर को की वजह से कलर डालते हैं, जब देखिए किसी भी चीज को देखने के लिए जब कलर डाला जाता है उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। हम जब बैक्टीरिया को देखने के लिए जब कलर डालते हैं तो कलर डालने पे ये दो डिफरेंट तरीके के बिहेवियर शो करते हैं। एक बिहेवियर होता है जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बिहेवियर कहते हैं, एक को ग्राम नेगेटिव बिहेवियर कहते हैं। मतलब फिर सुनिए, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप on the basis of difference in the cell envelope and manner in which they respond to staining। मतलब जब आप किसी सेल में कलर डालते हैं तो वो कलर डालने पर उनके सेल एनवेलप और उसके स्टेनिंग के बिहेवियर के बेस पर दो तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग सेल एनवेलप होगा, अलग अलग स्टेनिंग प्रोसेस होगा। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आता है जो कि ग्राम स्टेन को पॉजिटिव देते हैं, मतलब जो पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे उसको हम ग्राम स्टेन पॉजिटिव कहेंगे, जो नेगेटिव रिजल्ट देंगे ग्राम नेगेटिव कहेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेट एग्जामिनेशन। और कुछ टाइम से ग्राम स्टेनिंग पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं और इस बार पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ग्राम स्टेनिंग इवन नेट 2021 का पेपर अभी नहीं हुआ है लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा इस बार। क्लियर? अब ये ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, अब ये सेल एनवेलप कैसे डिफरेंट होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन एनवेलप कैसे डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव के सेल एनवेलप में 3 चीजें हैं सर, ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन भी आ जाती है। तो 3 डिफरेंट आ गई, 3 डिफरेंट पोर्शंस आ गए। अब ये तीन, अब ये लाइक डिफरेंट पोर्शन हो गए, तो ये एक में 4 है, एक में 3 है। एक तो ये बिहेवियर डिफरेंट हो गया और ये स्टेनिंग को अलग अलग रेस्पॉन्ड करते हैं। एक स्टेन को पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करता है, एक स्टेन को नेगेटिव रेस्पॉन्ड करता है। जो पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करता है उसको ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करता है ग्राम नेगेटिव। हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, ये हम ग्राम स्टेनिंग पूरा पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलेक्स के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोलेक्स क्या होता है। ग्लाइकोलेक्स ध्यान रखना, ये इट इज फाउंड इन सम बैक्टीरिया। इसका मतलब हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा, जो कि बैक्टीरिया का सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, सबसे आउटर स्ट्रक्चर है। और ग्लाइकोलेक्स ध्यान रखना, इसका उन्हीं बैक्टीरिया में ज्यादा प्रेजेंट रहता है जिनको जो पैथोजेनिक होते हैं, जो पैथोजेंस क्रिएट करते हैं, जो पैथोजेनिक होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलेक्स ज्यादा प्रेजेंट रहता है। ओके, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, मतलब ग्लाइकोलेक्स के भी 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कि इसकी वॉल के थिकनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। कौन कौन से 2 फॉर्म होते हैं, देखिए एक तो होता है सबसे पहले कैप्सूल और दूसरा होता है स्लाइम लेयर। मतलब इसके ग्लाइकोलेक्स के 2 फॉर्म है, एक तो है कैप्सूल और दूसरा क्या है, स्लाइम लेयर। ठीक है, 2 फॉर्म है इसके। कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है और स्लाइम लेयर लूज होता है। ठीक है, 2 फॉर्म होते हैं, मतलब थिक होगा तो उसकी मोटाई ज्यादा होगी और स्लाइम लेयर होगा तो मोटाई कम होती है। तो इसलिए कहा ना यहाँ पे ग्लाइकोलेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिकनेस, ये 2 फॉर्म हो सकते हैं। अब 2 फॉर्म हो, किसमें कैप्सूल होगा किसमें स्लाइम लेयर होगा, वो एक डिफरेंट पोर्शन है। ये ग्लाइकोलेक्स बना किसका होता है, ये ग्लाइकोलेक्स बना होता है ओलिगोसैकेराइड का। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड साइड चेन का बना होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का बन। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है और ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड या प्रोटीन से निकली हुई होती है। सो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है। देखिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन्स होती हैं, तो उनसे कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन बाहर निकली हुई होती है जिसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं और यही ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं ग्लाइकोलेक्स। हम पढ़ेंगे जब आपको समझाऊंगा दोबारा से ये चीज। ठीक है, ग्लाइकोलेक्स एक एक्स्ट्रा मटेरियल सीक्रेट है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि बाहर की तरफ आता है। वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, एक तो कैप्सूल है या फिर स्लाइम लेयर के फॉर्म में, जो कि सेल को चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिससे सेल को एक स्ट्रेंथ मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, स्लाइम लेयर कैन बी इजिली वॉश्ड ऑफ, मतलब आसानी से आपको साफ कर सकते हो, बट कैप्सूल टाइट लेयर होता है और एक डिफाइंड बाउंड्री बनाता है। स्लाइम लेयर तो क्या जेली जैसा होता है, तो आप आसानी से साफ कर सकते हो उसको, लेकिन कैप्सूल एक थोड़ा सा टाइट लेयर में होता है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है इसके, ग्लाइकोलेक्स है लेकिन फंक्शन क्या है। देखिए कैप्सूल क्या करता है, फैगोसाइटिक एनगल्फमेंट बाय ए डब्ल्यूबीसी इन अ बॉडी। फॉर एन एग्जांपल, किसी भी एक बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी को इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, उस
क्या करें, हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को खाने का काम करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये कैप्सूल उसको अब खाने को बोलते हैं, मतलब उसको हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उसको अपने अंदर लेके खाती है। कुछ डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को अपने अंदर लेती है और खाती है। तो अंदर लेने को कहते हैं एनगल्फमेंट, और फैगोसाइटिक को मतलब कहते हैं खाना। तो अंदर लेके खाने को क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक एनगल्फमेंट। तो कैप्सूल्स क्या, तो ये कैप्सूल उसको इस मोड से बचाता है ताकि डब्ल्यूबीसी उसको ना खा पाए, उसका फैगोसाइटिक इनगल्फमेंट ना हो। इसलिए जो कैप्सूल होता है वो जनरली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिससे उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको हम वेरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये वेरुलेंसी को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एम्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरुलेंट बैक्टीरिया क्या होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैच करने में भी मदद करता है। स्लाइम लेयर प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ए ड्राइड अप। स्लाइम लेयर होता है बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया निट 2017 में, क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल? सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोलेक्स। यस, ग्लाइकोलेक्स, क्योंकि ग्लाइकोलेक्स में दो फॉर्म होते हैं, आइदर कैप्सूल और स्लाइम मोल्ड, स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर स्टिकी नेचर देता है, तो मतलब ग्लाइकोलेक्स। देख कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ घबराते हैं क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, तो हमें उन ट्रिकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। मैं आपको सारे कराऊंगा, चिंता मत कीजिए कि सिंपल सिंपल सारे ही कराऊंगा, लेकिन अभी देखिए अभी तक मैंने वही क्वेश्चन कराए जो तक पूछे गए हैं। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं अभी तक। चलिए, ये हमारा था अभी तक का, हमने कैप्सूल के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो कैप्सूल, सिर्फ ग्लाइकोलेक्स देखा, ग्लाइकोलेक्स में कैप्सूल क्या है, ओके, उसके अंदर उस स्लाइव लेयर क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या है, क्यों ये प्रेजेंट रहती हैं, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो कम्प्लीटली हमारा जो हमारा कम्प्लीटली जो सेल एनवलप है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो इन केस इफ यू नीड एनी क्वेरी, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज यू कैन टाइप इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल, एज वेल एज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।